गुड इवनिंग। इस वीडियो में आर्टिकल 3 के बारे में काफ़ी विस्तार में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैंने इस श्रृंखला में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 एक प्लेलिस्ट के तौर पे बना दिया है। 1 एंड 2 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अभी आज 3 पे वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं सारे आर्टिकल्स के मुख्य मुख्य जो एसेंस है, जो उसमें जानकारी हमें होनी चाहिए, वो हम मिल के प्राप्त करें, उसको सीख सकें। ये एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें ज़रूरी है, हमें जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर जैसे यूपीएससी के लेवल की, तो आपको पता होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या सिखाया है हमें और क्या बताया गया है। आर्टिकल 3 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं एक चीज़ लिख के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का ध्यान लेफ्ट राइट चला जाता है और लिख के समझाने में थोड़ा सा बेटर समझ में आता है धीरे धीरे समझाने से। तो अगर अगर काफ़ी लोगों को, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ही धीरे स्पीड है, तो आप इसको, ऑल्दो मैं भी इसको एडिट करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही डालूंगा, बट अगर आपको लगता है कि फिर भी स्पीड बहुत कम है, तो आप स्पीड को 1.5 में या 1.2 पे, 1 पॉइंट, जैसा भी आपको 0.75 जो भी आपको सही लगता है उस स्पीड में आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि मैं एक एक चीज़ लिख के समझाऊंगा, तो ये आधे घंटे 40 मिनट तक वीडियो शायद खिंच सकती है, 50 मिनट भी जा सकती है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड पावर्स। क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क एंड पावर्स। किस चीज़ के लिए? फॉर द क्रिएशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टरेशन। किस किस चीज़ के लिए? मैं फिर से दोहरा दूं। क्रिएशन, रीऑर्गेनाइजेशन और अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, टेरिटरीज एंड नेम्स विद इन यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट की बाउंड्री, उसकी टेरिटरी और उसका नेम विद इन यूनियन ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल ग्रांट्स पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट को क्या ग्रांट करता है? अथॉरिटी टू, किस चीज़ की अथॉरिटी? टू मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई? पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल मैप ऑफ द कंट्री, मैप ऑफ द कंट्री, कीपिंग इन माइंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। दिमाग में क्या क्या रखा हुआ है? कीपिंग इन माइंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे कर लो, चाहे रीजनल डिमांड के आधार पे कर लो, या फिर एंड अदर नेशनल कंसिडरेशन, या कोई और जो नेशनल कंसिडरेशन है उसके आधार पे कर लो। इट रिफ्लेक्ट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ, क्या बता रहा है? डायनेमिक नेचर ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। डायनेमिक क्यों? क्योंकि बदलाव हो सकता है। एंड अलाउज फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी needed in managing the vast and diverse country, अब टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 empowers Parliament to, number 1,
form a new state by separating territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any स्टेट। सो पार्लियामेंट के पास ताकत दी गई है, क्या कर सकता है, नए स्टेट को बना सकता है बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट, एनी स्टेट, किसी स्टेट से टेरिटरी को सेपरेट करके, या फिर यूनाइट करके दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को या पार्ट्स ऑफ स्टेट्स को, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू फॉर्म पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कुछ भी करके कुल मिला के नया स्टेट बना सकते हैं। वो किसी भी स्टेट से चीज़ें सामान उसका जगह निकाल सकते हैं, या भी उसको बीच से तोड़ दिया, दो उसको मिला के एक स्टेट बना दिया, समझ रहे हो, कुछ भी गड़बड़ करके ऊपर नीचे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके स्टेट बनाया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी। नंबर 2, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 3। सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स बाय, सबसे पहले separating territories from existing states। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन 2014। उसके बाद क्या है, मर्जिंग territories from 2 or more states into a new state। उसके बाद क्या है, uniting union territories और parts of existing states into new political एंटिटीज़। यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के या कोई पार्ट्स को उसके साथ यूनियन टेरिटरीज़ के साथ मिला के आप एक अलग से स्टेट बना सकते हो। दिस प्रोविजन हैज़ बीन क्रिटिकल इन एड्रेसिंग डिमांड्स फॉर स्टेटहुड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, एथनिक और रीजनल आइडेंटिटीज़। ठीक है, हमारे कई प्रकार से स्टेट बन चुके हैं लिंग्विस्टिक आधार पे, या कोई एथनिक आधार पे कोई स्टेट की डिमांड हो, या भी कोई रीजनल आधार पे स्टेट की डिमांड हो, उसके हिसाब से आपके स्टेट्स बनाने में इसने मदद पहुँचाई है। एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 3 अलाउ करता है पार्लियामेंट को या तो वो एक्सपैंड कर दे टेरिटरी ऑफ अ स्टेट बाय एडिंग न्यू रीजन्स, या फिर उसको रिड्यूस कर दे, reduce the size of a state by carving out areas to form a new entities or adding them to other states। For instance के तौर पे the formation of new states like छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तराखंड इन्वॉल्व दी, इस दोनों को बनाने के लिए क्या हुआ, इन्वॉल्व दी रिडक्शन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, उसकी टेरिटरीज को रिड्यूस करके ये दो स्टेट्स बने, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। अब आगे देख लेते हैं, तीसरा प्रावधान क्या था, एल्टरिंग बाउंड्रीज। क्या करना है, एल्टरिंग
Boundaries. The boundaries of states can be altered under Article 3. This is particularly important for resolving territorial disputes. टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अगर हों, ठीक है, तो उसमें बाउंड्री कई बार आगे पीछे करनी पड़ सकती है। कोई स्टेट बोल रहा हो कि भाई नहीं है, ये वाला इलाका तो हमारे पास आना चाहिए, ये वाला स्टेट बोले कि नहीं ये वाला इलाका हमारे पास आना चाहिए, तो आपको बाउंड्री को चेंज करनी पड़े तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज चेंज करने में भी मदद देता है। और मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट्स फॉर बेटर गवर्नेंस, या बेटर गवर्नेंस कई बार हो कि भी यहाँ के डीसी के इलाके के पास ये नॉर्मल अगर कन्वेंशनली यहाँ तक के इलाके आते हों, यहाँ वाले के पास यहाँ तक के आते हों। अब ये वाला इलाका पता हो सकता है कि स्टेट के अंदर हो, ये वाला इसके अंदर हो, तो आपने अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने के लिए भी कार्रवाई कई बार करनी पड़ सकती है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल इन ensuring दैट बाउंड्री चेंजेस रिफ्लेक्ट डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक शिफ्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब वॉज डिवाइडेड इन 1966 टू क्रिएट स्टेट ऑफ हरियाणा। द बाउंड्रीज ऑफ द टू स्टेट्स वर रीडिफाइंड। जो बाउंड्रीज थी दोनों स्टेट की दोबारा से डिफाइन की गई बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। उसके बाद चौथा क्या था? चेंजिंग द नेम्स ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 3 ऑल्सो गिव्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टेट था उड़ीसा का, स्टेट ऑफ उड़ीसा वॉज रीनेम्ड ओडिशा इन 2011। ठीक है, काफ़ी और स्टेट्स के नाम चेंज हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कब हुए, कैसे हुए, किस किस के नाम चेंज हुए हैं। ओके, अभी देखते हैं प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन अंडर आर्टिकल 3। The process for modifying the boundaries, area or name of a state follows a specific procedure as outlined in Constitution. Boundary, area या नाम, इसको चेंज करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर है। सबसे पहले रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। Before a bill proposing changes in the areas, boundaries, or name of any state is introduced in either House of Parliament, it must be referred by the President of India to the legislature of the state affected by the changes. Before a bill proposing changes in the area, boundaries, or name of any state is introduced in either House of Parliament, it must be referred by the President of India. It must be referred by the President of India to the legislature of the state affected by the changes। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने क्या करना है? बिल अगर बिफोर बिल प्रपोजिंग चेंज इन द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट इज इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट मस्ट बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट है उसने किसको भेजना है? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो कि अफेक्टेड है। ठीक है, ये दो चीज़ आपने याद कर रखनी है, रेफर वर्ड को याद रखना है। द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज़। अब ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर, ये अपने व्यूज़ देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये अपने व्यूज़ देंगे विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। पीरियड होगा, ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी, पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा, उसमें अपने व्यूज़ देने हैं। दिस पीरियड मस्ट बी रीजनेबल एंड अलाउज द स्टेट लेजिस्लेचर सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस द प्रपोज चेंजेस। ये जो पीरियड है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोल दे 2 दिन के अंदर दो। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो आप सुन के लगेगा कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, फिर सेकंड क्या है? जो स्टेट के ओपिनियन है, स्टेट्स ओपिनियन इज़ नॉट बाइंडिंग। इसके स्टेट के जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इवन दो द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ कंसल्टेड,
कंसल्ट तो किया जाएगा, बट पार्लियामेंट जो है इज़ नॉट बाउंड, ठीक है, पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन अपने पास भी रख सकते हैं। दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन पास द लॉ रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्टेट एग्रीज, स्टेट एग्री करे या ना करे, पार्लियामेंट जो है लॉ अपना निकाल सकती है विद द प्रपोज चेंजेस। तीसरा, फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है वो इट लाइज विद पार्लियामेंट, जो फाइनल डिसीजन है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। द अल्टीमेट पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स रेस्ट्स विद पार्लियामेंट। वंस द बिल इज पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो गया, उसके बाद क्या होगा, द प्रपोज चेंजेस कम इनटू इफेक्ट। दिस प्रोसेस बैलेंसेस फेडरलिज्म बाय अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट इन द नेशंस इंटरेस्ट। ठीक है, कई बार सेंटर को करना पड़ता है, क्योंकि स्टेट तो कई बार मानेगा ही नहीं, कौन सा स्टेट मानेगा कि हमें कोई भी अपना पावर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। हाउ द सेंट्रल रोल ऑफ पार्लियामेंट अंडरस्कोर्स द यूनिटरी कैरेक्टर, बट इससे आपका यूनिटरी कैरेक्टर जो है हमारे संविधान का, ठीक है, वो भी अंडरलाइन होता है। ठीक है, यूनिटरी कैरेक्टर, इट अंडरस्कोर्स द सेंट्रल रोल ऑफ पार्लियामेंट अंडरस्कोर्स द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ इंडियाज फेडरलिज्म। ये लाइन याद रखना, ठीक, कहीं पे अगर मान को आपको लिखना पड़ जाए तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। द सेंट्रल रोल ऑफ पार्लियामेंट अंडरस्कोर्स the unitary character of India's फेडरलिज्म। जो यूनिटरी कैरेक्टर इंडिया के फेडरलिज्म का, उसको अंडरस्कोर करता है ये जो सेंट्रल रोल है पार्लियामेंट का। वे द सेंटर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो होल्ड करती है डिसाइसिव पावर, जो है वो सेंटर के ही पास में है अल्टीमेटली। अच्छा, इसमें आर्टिकल 3 और 2 के बीच में डिस्टिंक्शन है, वो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया, वो मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटा यही है कि भी उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन का प्रावधान है, वो ज़्यादातर बाहर की जो एग्जिस्टिंग टेरिटरी जो नहीं है उससे रिलेटेड है, और ये इंटरनल है, जो इंटरनल टेरिटरी ऑलरेडी है हमारे पास। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अंडर आर्टिकल 3। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तेलंगाना, जो कि कब बना, 2014 में। ये सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। वॉज द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कहाँ से बना ये, आंध्र प्रदेश में से। सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड थी, रीजनल आइडेंटिटी, रिसोर्स एलोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के तहत ये किया गया। और डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में काफ़ी लोगों ने इसका अपोजिशन किया, बट पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया तेलंगाना बिल अंडर आर्टिकल 3, एंड तेलंगाना वॉज एस्टेब्लिश्ड एज 29th स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये कब हुए, सन 2000 में। कौन कौन, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। कब, 2000 में। इन 2003 न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। उत्तराखंड तो बना यूपी से, झारखंड बना बिहार से, और छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से। दीज स्टेट्स वर क्रिएटेड टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज़। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप करके कुछ नहीं डेवलप हुए, तो इस कारण लोगों के अंदर इस चीज़ की मांग बढ़ी। डिमांड्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस कारण से ये स्टेट्स बने। और रिप्रेजेंटेशन बेटर हो, किसका, ट्राइबल और हिल पॉपुलेशन का, ठीक, खासकर जैसे झारखंड, उत्तराखंड भी मान लो। उसके बाद बाइफर्केशन ऑफ पंजाब। ये कब, 1966 में। पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, क्योंकि पंजाब के इलाकों में ये हरियाणा वाले इलाके काफ़ी इग्नोर हो चुके थे, ठीक है। जो डोमिनेंस था सेम वैसे जो झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, आपका उत्तराखंड बना, वहाँ पे जो इश्यूज़ थे वो यहाँ पे भी इश्यूज़ थे। यहाँ पे लैंग्वेज का भी इशू है, एक हिंदी मेजॉरिटी बेल्ट है जो जहाँ पे बोलियाँ ज़्यादातर हैं, एक पंजाबी डोमिनेटेड बेल्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कुछ इलाके थे, पंजाब तो रीऑर्गेनाइज कर दिया गया लिंग्विस्टिक लाइन में, और उसको हरियाणा बना दिया गया, मतलब उसको नहीं, मतलब उसमें डिवाइड करके हरियाणा बना, और जो कुछ इलाके और थे उसको मर्ज करके हिमाचल प्रदेश बना दिया गया,
ठीक है, तो पंजाब से आपका क्या निकला, आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिस रीऑर्गेनाइजेशन वॉज डन टू एकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे किस कारण से हुआ, लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल इन दीज रीजन्स। उसके बाद नेम के जो चेंजेस हुए वो मैंने आपको बता दिया। आपका उड़ीसा, उड़ीसा से आपका हुआ ओडिशा, बाकी मद्रास जो है, मद्रास से बन गया तमिलनाडु, ये 1969 में, और ये हुआ आपका 2011 में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका आर्टिकल का, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 3, तो आप क्या जवाब दोगे। सबसे पहला पॉइंट तो है, ये देता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी। क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 3 गिव पार्लियामेंट द नेसेसरी पावर्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री। जो चेंजिंग नीड्स है कंट्री की, उस पर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता देता है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन विद मैनी एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। यहाँ पे एथनिक डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, तो उनको शांत रखने के लिए या उनके पे काम करने के लिए आपको ये पावर चाहिए। एंड द एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स हेल्प्स एड्रेस डिमांड्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लोकल आइडेंटिटीज। नंबर 2, मैनेजिंग रीजनलिज्म, रीजनलिज्म एंड फेडरलिज्म, उसको मैनेज करने में आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर एकोमोडेटिंग रीजनल एस्पिरेशंस। जो आपकी रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए विद इन फेडरल स्ट्रक्चर, विद इन फेडरल स्ट्रक्चर उसको एकोमोडेट करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क देता है, लीगल फ्रेमवर्क। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग रीजनल डिमांड्स। जो रीजनल डिमांड्स उठती रहती हैं उनको बैलेंस करने के लिए एक हेल्प करता है, वाइल मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है कंट्री की, उसको भी मेंटेन करता है। तीसरा, स्ट्रेंथन करता है, क्या, स्ट्रेंथन्स दी सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, द फैक्ट दैट पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज, ये जो फैक्ट है कि पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट्स को विदाउट रिक्वायरिंग दी कंसेंट, ये अंडरस्कोर करता है क्या, जो आपका यूनिटरी टिल्ट है, यूनिटरी टिल्ट है इंडिया के फेडरलिज्म का, इंडिया के फेडरलिज्म का जो यूनिटरी टिल्ट है उसको अंडरस्कोर करता है। इट एंश्योर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्ट डिसाइसिवली एक्ट कर सके व्हेन नेसेसरी इवन इन द फेस ऑफ लोकल अपोजिशन। लोकल अपोजिशन भले ही हो बट आप कार्रवाई कर सको। ठीक है, टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट। इसके क्रिटिसिज्म्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है कुछ सिग्निफिकेंस हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म्स होंगे। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या लिखोगे आप, क्रिटिसिज्म्स एंड चैलेंजेस, ये भी आपको बताने आने चाहिए। सबसे पहला, इम्बैलेंस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट आर्टिकल 3 सेंट्रलाइजेज, आर्टिकल 3 क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज कर देता है टू मच पावर, कि आपको स्टेट से पूछने की जरूरत ही नहीं, आप कर दो कुछ भी, इन दी हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जिसके पास ज़्यादा सीट हैं पार्लियामेंट में, आप देखा जाए अभी फ़िलहाल अगर आप देखो पिछले कुछ सालों से, तो जो बोला जाता है पॉलिटिक्स में, यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, अब यहाँ से जिसकी पकड़ है, सीटें आ गई जिनकी, उसको बाकी जगह चाहिए ही नहीं। बिहार भी मान लो इसमें, ठीक है, यहाँ इनकी जिसमें सीट आ गई उसको बाकियों की ज़रूरत ही नहीं। जो बाकी हैं स्टेट्स हमारे, यहाँ पे सीट्स कम हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है इधर, यहाँ बिल्कुल ही कम सीट्स हैं। ठीक है, ये अपना ऊपर वाला इलाका हो गया, बाकी हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ही स्क्यूड हो जाए, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, इनका एस्पिरेशन, यहाँ के लोग हैं इनका एस्पिरेशन, इनकी जो मांग है वो कोई सुने ही नहीं। सिर्फ ये बीच जो है, बीच का जो वर्ग है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो आइडेंटिटी है, इनकी जो सोच है, इनके जो लोग हैं, इस जो ये एमपीज़ हैं, ये जो मांग करें वो डोमिनेंट हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है, ऑल्दो बहुत मुश्किल है बट हो सकता है। तो सबसे पहला, इम्बैलेंस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस।
ठीक है, दिस कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे अगर आप कहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ये याद रखना, इट कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन। ठीक है, फीलिंग, ये कैच वर्ड्स हैं जो मैं आपको बॉक्स में डाल रहा हूँ। फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन, ये याद नहीं आती कई बार उस टाइम पे एग्जाम लिखते वक्त, ये आपने याद रखनी है। फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन, ये जो एलियनेशन, जो ज़्यादातर जो जिनकी मदर टंग नहीं है, जहाँ जिनके घरों में ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती है, उनको खासकर ये बार बार अपना रीड और राइट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो और आपका इस तरीके के सेंटेंसेस और वर्ड्स आपके दिमाग में आते रहें। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन इन रीजन्स वेयर स्टेटहुड डिमांड्स आर नॉट मेट और वेयर बाउंड्रीज आर अल्टर्ड विदाउट सफिशिएंट कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन ना हो और आपकी बाउंड्रीज डिवाइड हो गई हैं, कई बार पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है किसी की पावर कम करने के लिए, कई चीज़ें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में। तो इसलिए सबसे पहला तो इम्बैलेंस इन सेंटर स्टेट रिलेशन। दूसरा, पॉलिटिकल यूज़, जो मैंने अभी भी वर्ड यूज़ किया। ठीक है, पॉलिटिकल यूज़, देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट पॉलिटिकल मोटिवेशंस, पॉलिटिकल जो मोटिवेशन है उसके लिए कंसर्न है बिहाइंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, वेयर रूलिंग गवर्नमेंट्स में अल्टर बाउंड्रीज और क्रिएट न्यू स्टेट्स टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज और अपीज सर्टेन रीजनल ग्रुप्स। कुछ रीजनल ग्रुप्स को अपीज करने के लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना एडवांटेज ले सकती हैं। ठीक है, वो एडवांटेज ले सकती हैं, तो ये एक दिक्कत है। स्टेटहुड मूवमेंट्स, डिमांड फॉर स्टेटहुड कंटिन्यू टू एमर्ज इन डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल, उसके बाद विदर्भ इन महाराष्ट्र। चैलेंज फॉर पार्लियामेंट इज टू एड्रेस दीज डिमांड्स वाइल मेंटेनिंग, डिमांड तो करनी है वाइल मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड नेशनल यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नेशनल यूनिटी को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें करनी है। अभी आप मणिपुर और नागालैंड के आप विवाद देख लें, वहाँ पे कई प्रकार की ट्राइब्स हैं। अब हर ट्राइब को अपना इलाका चाहिए, अपना स्टेट मांगने लग जाएंगे कल को। हर जगह हर किसी को अपना सीएम बनाना है, अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना पावर अपने हाथ में रखनी है। तो हमारा जो एरिया है वो अलग अलग बेल्ट्स में डिवाइड हो रखा है। हर कोई भी स्टेट आप उठा के देख लो, कोई भी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, कुछ भी उठा लो, कोई भी स्टेट उठा लो, उसमें आपके ट्राइब्स हैं अलग अलग। हर ट्राइब चाहता है अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें वो चाहता है कि उसका जो बंदा है वो पावर में आए। तो ये जो पॉलिटिकल गेम है इसके, ये एक काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है। सो टू कंक्लूड, आर्टिकल 3 एक वाइटल प्रोविज़न है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक आपको पावर दी गई है, अ वाइटल प्रोविज़न in the Indian Constitution allowing the internal reorganization of the states to meet the changing needs of the country by granting Parliament the authority to form new states, alter boundaries or change names. The Constitution ensures that India's federal structures remain adaptable. जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो अडेप्टेबल रहे to its diverse and dynamic society. However, it also centralizes the power of reorganization in hands of Parliament. It centralizes power in the hand of Parliament, balancing the demands of regionalism with the interest of national unity. तो रीजनलिज्म को बैलेंस कर देता है नेशनल यूनिटी के साथ। ठीक है, इस लाइन को याद रख लो, बैलेंसिंग द डिमांड्स ऑफ regionalism with the interests of national unity. The application of Article 3 has played a key role in shaping the map of India as we know it today. तो इस वीडियो में इतना ही. Keep learning and have a nice day. Thank you.